कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल एक अर्जेंट बैठक बुलाई गई है, अर्जेंट मीटिंग कॉल की गई है। कांग्रेस महासचिवों, कांग्रेस अध्यक्षों की बुलाई गई है मीटिंग। राज्यों के कांग्रेस प्रभारी भी होंगे शामिल। मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर कांग्रेस पार्टी मंथन करने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक होने जा रही है। तो यह बड़ी जानकारी मिल रही है। मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी इस बड़ी बैठक में, जिसमें तमाम राज्यों के कांग्रेस प्रभारी शामिल होंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, वो शामिल होंगे। अलग अलग राज्यों के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनको भी मीटिंग में बुलाया गया है, न्योता दिया गया है। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, इस बड़ी मीटिंग का एजेंडा क्या नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे वक्त में यह मीटिंग हो रही है जब टीएमसी में खास तौर के पर भगदड़ मची हुई है। ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है, राहुल गांधी की अभिषेक बनर्जी से मुलाकात हुई है, और अब ये इतनी बड़ी बैठक कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुलाई गई है जिसमें बड़े मंथन की उम्मीद है। होने क्या जा रहा है? ये देखिए, यही बताया गया है कि जो राजनीतिक हालात है उन पर चर्चा होगी, यानी कि किस तरीके से बीजेपी भेजा इस्तेमाल कर रही है, महंगाई की बात हो या विदेश नीति की बात हो, इन सारे मुद्दों पर किस तरीके से लड़ाई लड़नी है, सड़क पर कैसे उतरना है, इसको लेकर चर्चा होनी है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर अभी कुछ दिन पहले सचिवों के साथ एक बैठक हो चुकी है और अब इन नेताओं के साथ बैठक हो रही है। तो अब जो AICC में फेरबदल होना है तो उसमें इनका रिपोर्ट कार्ड भी लिया जाएगा और इनमें से कुछ लोग को हटाया भी जाएगा और कुछ नए लोगों की एंट्री होगी। तो इसी सब को लेकर के ये एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें राहुल गांधी खुद भी मौजूद रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार इस जानकारी के लिए। राहुल गांधी खुद भी मौजूद रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे, जनरल सेक्रेटरीज रहेंगे और अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको भी न्योता दिया गया है। शुक्रिया आपका कुमार इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर आज बीजेपी पूरे देश में जश्न मना रही है, उत्सव हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा दिनों तक पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड बनाया है। पीएम मोदी ने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आपको बता दें कि नेहरू जी का 4398 दिनों तक निर्वाचित पीएम बने रहने का रिकॉर्ड था, जिसे अब तक कोई तोड़ नहीं पाया था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने लगातार 4399 दिनों तक पद पर रहने वाले निर्वाचित पीएम का एक नया रिकॉर्ड बना दिया। एक और उपलब्धि, एक और कीर्तिमान नरेंद्र मोदी की शख्सियत के साथ जुड़ गया है। अहम खबर है, कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी गई है। मंत्रियों ने ताली बजाकर पीएम को बधाई दी। पीएम की तारीफ में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ा है। निर्वाचित पीएम के तौर पर सबसे लंबे वक्त तक पीएम रहने का पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड था अब तक, जिसे नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। ऐतिहासिक अवसर पर यूनियन कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक देश की निरंतर सेवा का जो ऐतिहासिक अवसर है, इसके विषय में चर्चा हुई। हम सब ने देखा, नेहरू जी एक बहुत बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते थे, बहुत बड़े एक पॉलिटिकल फैमिली से आते थे। तब देश का एक अलग मिजाज था, आज़ादी मिली ही थी अंग्रेज़ों से और एक माहौल, विचार सब एक अलग था। आज हमारे लोकतंत्र के ऊपर जो लोग प्रश्न उठाते हैं, चाहे भारत में या भारत से बाहर, उन सबको आज ये जानना चाहिए कि किस तरह से हमारे लोकतंत्र की मैच्योरिटी, हमारे देश के नागरिकों का एक अच्छा फैसला करने की क्षमता, जो चेतना है, लोकतांत्रिक चेतना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से
अपने विचार से और अपने नेतृत्व के एक साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको इस देश ने विश्वास दिया। आज कैबिनेट ने ये संकल्प लिया कि हमें गर्व है कि हमारा नेतृत्व ऐसे कुशल हाथों में है जिनके पास संवेदनशीलता भी है, संयम भी है, नियत भी है और निर्णायक क्षमता भी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन सेवा, साहस और राष्ट्र निर्माण की एक सतत साधना का प्रतीक रहा है। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे और मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर एनडीए सांसदों की एक बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में ये बड़ी बैठक होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने पर एक प्रस्ताव यहां पर पारित होगा। 22 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम्स इस मीटिंग में शामिल होंगे। 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य पर भी आज की इस मीटिंग में चर्चा होनी। तो भारत मंडपम में होगा मंथन। एजेंडा क्या है इस मीटिंग का, ये आपको सबसे पहले बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस शानदार कीर्तिमान पर, रिकॉर्ड पर पहले तो एक प्रस्ताव पारित होगा। देश के विकास और सुशासन पर रहेगा फोकस। 2047 तक विकसित भारत का ये जो बड़ा लक्ष्य रखा गया है, इस पर चर्चा होगी। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय कैसे हो, इस पर भी बात होगी। केंद्र की भविष्य की विकास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा होगी। एनडीए शासित तमाम राज्यों की जो सफल योजनाएं हैं, उनका अनुभव भी एक दूसरे के साथ साझा किया जाएगा। मंत्रियों को भविष्य के टारगेट्स दिए जाएंगे और उन पर ध्यान देने की सलाह दी जाएगी। तो फिलहाल यही जानकारियां अभी इस मीटिंग को लेकर सामने आई हैं। एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम्स इस मीटिंग का हिस्सा होने जा रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 3 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में ये मीटिंग शुरू होगी। निश्चित तौर पर देखिए समीर, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि एनडीए की तरफ से जो प्रधानमंत्री को आज अपलॉड किया जाएगा इस बैठक में, और उनके जो एक सफल कार्यकाल रहा है, जिसको ये कहा जा रहा है कि अब तक के लगातार सर्विंग सबसे बड़े कार्यकाल के पीएम नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, तो उसको लेकर जिस तरह से आज कैबिनेट में उनको ताली से स्वागत किया गया, उसी तरह का कमोबेश सिलसिला एनडीए की बैठक में भी देखा जाएगा। बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, वो एक प्रस्ताव पेश करेंगे और उस पर सारे एनडीए घटक दल अपनी स्वीकृति देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा है, जैसा कि आपने बताया, प्रधानमंत्री का हमेशा फोकस रहता है जो लगातार वो कहते हैं कि लोगों के जीवन में कैसे बेहतरी लाया जा सके, इसके लिए एक नज़ीर जो बनाया जाना चाहिए वो सारे राज्य मिलकर बनाएं, और जिस राज्य में जो बेहतर प्रैक्टिस चल रहा है वो दूसरे राज्य में कैसे उसको लागू किया जाए, इसको भी लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। यानी किसी राज्य में अगर पंचायती राज में ज़्यादा बेहतर काम हो रहा है तो उसको दूसरा राज्य कैसे बेहतर कर सकता है, किसी के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का काम बहुत अच्छा चल रहा है तो उसको दूसरे राज्य में कैसे ले जाया सकता है। तो एक दूसरे से एनडीए के जो 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो सरकार है, वो कैसे एक कंधा से कंधा मिला के एक यूनिट के तौर पे काम करें, इस पर मुख्य तौर पे फोकस रहेगा इस बैठक में। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें देखने वाली ये भी होगी कि जो पश्चिमी संकट चल रहा, पश्चिमी देशों में जो लड़ाई लगातार चल रहा है, उसको लेकर जिस तरह से बाजार में अभी एक स्थिति बनी हुई है, जो एक लगातार स्थिति का निर्माण हुआ है, संकट का दौर निर्माण हो रहा है, तो उसमें कैसे निपटा जाए, उसमें कैसे एक दूसरे का सहायता किया जा सकता है, और इन सब विषयों पे भी इस बैठक में चर्चा होती है कि नहीं, ये एक देखने वाला विषय होगा। क्योंकि इसका असर पश्चिमी देशों में युद्ध हो रहा है, उसका असर निश्चित तौर पे विश्व के सारे देशों पर पड़ रहा है, भारत भी उसे अछूता। बिल्कुल सही बात है। पश्चिम एशिया में इस वक्त जो तनाव है और जो बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने भी आई हुई है, निश्चित तौर पर वो एक बड़ा मुद्दा है। और जब इतनी बड़ी बैठक हो रही हो तो ये कैसे हो सकता है कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। इटली की पीएम ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है और मेलोनी ने क्या लिखा है ये आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। हाल ही में रोम में
खास रणनीतिक साझेदारी शुरू करना हमारे लिए खुशी की बात है। साझेदारी से दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। कुछ इन अल्फाजों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी शुभकामनाएं दी हैं, मुबारकबाद दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो नरेंद्र मोदी 12 साल तक प्रधानमंत्री मोदी रहे। 26 मई 2014 को वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। 2019 में दोबारा चुने गए और 9 जून 2024 को उन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2014 में 282, 2019 में उससे भी ज्यादा 303 और 2024 में 240 सीटें जीती। लगातार 3 चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी चेहरा रहे। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। रामकृपाल जी, शुरुआत आपसे करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं इस कीर्तिमान को? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम यह रिकॉर्ड था सबसे ज्यादा समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का, क्योंकि अगर कार्यकाल की बात करें 15 अगस्त 1947 से जोड़ दें तब तो वो ज्यादा हो जाता है, लेकिन निर्वाचित पीएम का सबसे ज्यादा दिन तक रहना, यह रिकॉर्ड पंडित नेहरू के नाम था, लेकिन वो रिकॉर्ड टूटा है। ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है आपके हिसाब से? मैं निश्चित तौर पर आज जो भी बीजेपी के लोग हों या देश की जनता अगर इसको उपलब्धि समझ रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सबके अपने मन होते हैं। लेकिन मेरा जो मोदी जी को जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, पढ़ पाया हूँ, मोदी जी हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखते हैं कि उपलब्धियों का उत्सव मनाने में कहीं हम आने वाली चुनौतियाँ भूल न जाएं। इसलिए उत्सव कम और आने वाले जो चुनौतियाँ हैं, आप सोचिए कि अभी 2026 में अभी 21 साल हैं। आज भी मोदी जी जो भी होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर 2047 का जो एक उनका टारगेट है, विकसित भारत का लक्ष्य जो रखा गया जी 2047 विकसित भारत के लक्ष्य की बात। हाँ, विकसित भारत। मैं यही कह रहा हूँ कि हमेशा जैसे ये आएगा, अभी आप देखिए कल भी उपलब्धि थी उनकी, 12 साल हुए थे जी। आज उपलब्धि हो गई, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब इसके बाद जितने अंक गणित होते जाएंगे ये सब चीज़ें मौका है, और यही मौका किसी लीडर को सबसे बड़ी जो उसकी सफलता है कि कभी भी वो, क्योंकि उपलब्धि हमेशा अहंकार के पैकेट में आती है और मोदी जी जानते हैं कि ये जो पैकेट आया हुआ है इसको जल्दी से जल्दी फेंक दो। तो वो अच्छी तरह से कोई भी ऐसा मौका है नहीं है जिसको, उस मौके को भविष्य की चुनौतियां और उससे निपटने के लिए और अपनी विचारधारा या जैसे भी जो चीज़ है वो, और जो मोदी जी का आज उपलब्धि का जो लोग करेंगे उनके पूरे संघर्षों का, हर उपलब्धि के पीछे एक लंबे संघर्ष का इतिहास होता है और यही दिक्कत होती है कि कहीं लंबा संघर्ष भुला न दिया जाए। मोदी जी वो पर्सनालिटी हैं जिन पर शायद मैं नहीं समझता दुनिया का कोई भी ऐसा नेता होगा, मुख्यमंत्री होगा, जिस पर 10 वर्षों तक इस देश के, जिसको कहते हैं ना मासेस और क्लासेस, इस देश के इंटेलेक्चुअल्स ने, इस देश के तमाम, इरेस्पेक्टिव ऑफ द, चाहे विपक्ष हो चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, किसने नहीं अटैक किया। इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक कह देना पड़ा कि मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाना चाहिए, याद कीजिए जी। और ये जो 10 साल का लगातार हमला, उसने एक बात तो इस मासेस के भीतर इस्टेब्लिश कर दी कि जनसंघ ने जब शुरू में जिस आदर्श और जब सारी चीज़ों को लेकर के, याद आपको, जनसंघ सन 65 के आसपास हर घर पे उसका एक नारा होता था, हर हाथ को काम हर खेत को पानी जी, घर घर में दीपक जनसंघ की निशानी। तो ये जो एक बिना कहे
आज़ादी से लेके आज तक, चाहे वो अपोजिशन की कोई भी पार्टी हो, इवन इंक्लूडिंग बीजेपी खुद, इस बात से कन्विंस हो गए थे कि बिना सॉफ्ट सोशलिज्म को लिए, बिना समझौता किए बीजेपी अपने बूते सफल नहीं हो सकती। तो आडवाणी जी ने कहा भी था, हमको जहां पहुंचना था पहुंच चुके हैं, अब हमें दूसरों से, इसलिए कोर इशू को नीचे डाल दीजिए। मोदी जी पर जितना अटैक होता गया, पूरे देश के मासेस ने जान लिया कि अपने कल्चर, अपनी आइडेंटिटी के लिए किसी भी मुल्क में जो बहुसंख्यक है पॉपुलेशन, उसकी अस्मिता को की रक्षा करना, रक्षा ही नहीं करना, उसमें उसकी हीनता को निकालना, मैं समझता हूं कि ये इतने लंबे संघर्ष के बाद, अगर तो मैं कहूँगा कि इस देश के इंटेलिजेंसिया क्लासेस जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मोदी को, इस देश की जनता। ठीक है। और आज अश्विनी वैष्णव जब वो प्रस्ताव, जी जी एक लाइन जी, अभिज्ञान जी का रुख करना है मुझे जल्दी से सर जी, केवल एक लाइन ये बताने के लिए, हाँ, कि हिंदू राष्ट्रवाद का कोई निर्विरोध किसी भी तरह का नहीं, कोई अगर अकेला व्यक्ति है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे जहां भी हो, वो इस देश में नरेंद्र मोदी है। और मैं बताऊं, ये 2002 से 2012 तक लगातार 10 साल, चूंकि 12 में जो गुजरात प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की तरफ से जो पहला नारा दिया गया था वो सबका साथ सबका विकास का था। आप बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्रवाद, और जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया गया उससे आप सबसे बड़ी खासियत मान रहे हैं। अभिज्ञान जी, आप किस तरह से इसे देखते हैं? मैं तो प्रस्ताव का जिक्र कर रहा था, अश्विनी वैष्णव ने आज जब प्रस्ताव पढ़ा, ये कीर्तिमान जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रचा है, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि क्योंकि तुलना तो पंडित नेहरू से होगी, उनका रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है नरेंद्र मोदी ने। तो पंडित नेहरू एक राजनीतिक परिवार से आते थे, लेकिन पीएम मोदी की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के एक आम परिवार का एक शख्स इस पोस्ट पर पहुंचता है और इतने दिनों तक टिका रहता है, और वो रिकॉर्ड तोड़ देता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। हिंदू राष्ट्रवाद, उससे अगर जोड़कर देखें, आपको सबसे बड़ी उपलब्धि क्या नजर आती? देखिए, 2 पॉइंट्स आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा, और मैं भी ये रखने वाला था। मैंने अश्विनी वैष्णव को जब सुना, हाँ, इंपॉर्टेंट है आज के जेन जी और ये सब हम बातें करते हैं, ये समझना कि नेहरू जी के बनने की पृष्ठभूमि क्या थी, हाँ, और उसके बाद हिंदुस्तान के रास्ते की और तरक्की की पृष्ठभूमि क्या बनी। बहुत बड़ा ये फर्क है। उसके बाद स्टेप्स इन नरेंद्र मोदी इन 2014 एज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, 10 वर्ष के से ज्यादा के अनुभव के बाद एक मुख्यमंत्री होकर, ये दोनों बहुत बड़ा फर्क है। तीसरा पॉइंट जो बहुत जरूरी है समझना, जिसकी तरफ रामकृपाल जी भी इशारा कर रहे थे, कि 1960 के बाद से हिंदुस्तान की राजनीति में तमाम परिवर्तन हुए, प्रयोग हुए, गठबंधन हुए, सरकारें गई, सरकारें आई, इमरजेंसी जैसा काला साया इस देश ने देखा, और 90s में गठबंधन की राजनीति किस तरह से उभर कर आई। तो ये सब दौर के बाद एक सबसे बड़ा पॉइंट ये समझिए कि कितने अरसे के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी अंततः एक पूरक सरकार लेकर आए, यानी कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट लेकर आए। बिल्कुल। उससे कितने वर्षों तक उससे पहले आपको मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं मिली थी, जिसने इस देश की गवर्नेंस पे अलग अलग धड़े थे, अलग अलग राय थी, अलग अलग ओपिनियन थी, जो अलग अलग दिशाओं में जाती थी, जिसने कंपोजिट पिक्चर बनाने को कमजोर किया। वो मौका अपने मेहनत से, अपनी सोच से नरेंद्र मोदी ने लाकर रखा 2014 में, और उसी के हिसाब से फिर उन्होंने स्टैक को रखा। मैं मोदी के स्टेटमेंट को आज भी बहुत अहमियत से रखता हूं और देखता हूं। हाँ। सबका साथ सबका विकास, पृष्ठभूमि कुछ भी हो। नहीं तो अब यही बात होगी ना, क्योंकि रामकृपाल जी ने जिस चर्चा की शुरुआत कर दी है, जो चर्चा छेड़ दी है, वो ग्लू क्या है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता के शीर्ष पर रखता है? वो ग्लू क्या है? वो सबका साथ सबका विकास का मॉडल है या हिंदू राष्ट्रवाद का मॉडल है? देखिए, अल्टीमेटली इस कंट्री में हिंदू राष्ट्रवाद तो जहां से वो आते हैं, हाँ, जो उनके अपने जीवन की एक प्रचारक है वो संघ के, तो वो तो उनकी पृष्ठभूमि है ही है।
लेकिन जो मैं सबसे खास चीज उनके बारे में अब नोटिस करने लगा हूं, ज्यादा पहले से भी ज्यादा, जी। कि उन्होंने संवैधानिक पद को समझते हुए अपने हिस्से को रखते हुए, कोई अपने हिस्से को उन्होंने डाइल्यूट नहीं किया, लेकिन अपने हिस्से को रखते हुए उन्होंने संवैधानिक पद की गरिमा को रखते हुए ये बात कही, सबका साथ सबका विकास, यानी कि वो साबित कर रहे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, किसी पर्टिकुलर पार्टी उसके तो है ही हैं, लेकिन ओवर एंड अबव दैट वो देश के प्रधानमंत्री हैं। रामकृपाल जी, एक छोटा सा पॉइंट आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। देखिए, जो बात मैं कह रहा था कि अगर मोदी की हाँ, संघर्षों में आप देखेंगे तो उनको कोई बाहर विपक्षियों से चुनौती नहीं थी। मोदी का संघर्ष अपनी ही पार्टी के भीतर से, वो बिना कहे जो ये बात होती थी कि हम कोर विचारधारा को ले चल के कभी सत्ता में नहीं पहुंचेंगे, मोदी ने कहा पहुंचे नहीं पहुंचे। उनका अंदर का जो था कि हम उस कोर विचारधारा को, जब जनसंघ ये कहती थी हर हाथ को काम हर खेत को पानी, तो उसमें कहीं हिंदू राष्ट्रवाद नहीं होता था। मोदी की अब तक की सबसे बड़ी सफलता ये है कि आज़ादी के बाद 1947 से लेकर के जी। 2014 तक, चाहे अपोजिशन की पार्टियां रही हो, चाहे कांग्रेस, कोई भी रहा हो, एक बात ये सब दबी जुबान से मानते थे और बीजेपी भी मान गई थी जब उसने ये कहा कि हम अपनी कोर आइडियोलॉजी को हर ठंडे बस्ते में डालते हैं। मोदी ने कोई समाजवाद का नारा नहीं लगाया, इंदिरा जी ने लगाया था। इस देश में जो सॉफ्ट सोशलिज्म का कॉपीराइट लेफ्ट और कांग्रेस के पास था, ठीक है, मोदी ने बिना किसी नारे के, और एक राइट विंग का आज लीडर, उस चीज को जो नक्शा बनाते थे समाजवादी और कांग्रेसी, उसको उन्होंने जमीन पर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया बिना नारा किए। और ये बहुत बड़ी जो बदलाव है। आप यानी ये कह रहे हैं कि राइट विंग, जो संघ की विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी, जो कोर वैल्यूज थी, उनको बिना त्यागे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कीर्तिमान रचा है। नए रिकॉर्ड बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना के लिए आज सुबह से ही हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता सुबह से मंदिर मंदिर दर्शन कर रहे हैं। हम आपको 5 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली के बिरला मंदिर पहुंचे थे, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि काफी चर्चा में भी है इन दिनों, वो दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की कामना की। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान चाणक्यपुरी के हनुमान मंदिर पहुंचे। तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की भी तस्वीरें सामने आई, भोपाल के गुफा मंदिर में वो पूजा करने पहुंचे थे। वहीं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी जयपुर के सुप्रसिद्ध मोती डूंगरी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे देश में एक नया इतिहास लिखा और मैं मानता हूं कि आज देश के 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। लगातार 2014 से 2026 तक जिस तरीके से उन्होंने निर्विघ्न भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है, इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। आज को मिला के 4,359 दिन, 4,399 डेज, ये भारत की अब तक का सबसे लंबा समय की प्रधानमंत्री दायित्व में रह के देशवासियों के लिए समर्पित होकर सेवा करने का अवसर है।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त है, अनुयायी है। उनकी सामाजिक जीवन प्रधानमंत्री जी होने के अनेक साल पहले से अहमदाबाद की श्री जगन्नाथ मंदिर से ही शुरू हुई थी। आज हमारी सौभाग्य, हम महाप्रभु के शरण में आके प्रधानमंत्री जी की दीर्घ जीवन का कामना करते हैं। और वैसे एक और रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो यह जलवा जो है ये सिर्फ भारत तक ही नहीं है, दुनिया में यह जलवा नजर आता है। अभिज्ञान, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जिस बात का जिक्र रामकृपाल जी की तरफ से किया गया कि भाई समाजवादी आइडियोलॉजी को अपने ऊपर चस्पा नहीं होने दिया गया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सफलता सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्रवाद को केंद्र में रखकर ही गढ़ी जा सकती है, या फिर जिस समाजवाद का भी जिक्र हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज में भी कहीं ना कहीं नजर आता है उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद? बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं रामकृपाल जी की इजाज़त से एक एक्सटेंशन लूंगा, क्योंकि मैं बहुत समय से चाह रहा था कि ये चर्चा हो जब भी नरेंद्र मोदी, और मैंने विदेशों में ऑक्सफोर्ड वगैरह में बहुत इस पर अपनी बात रखी है जी। देखिए, वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट की तो बहुत लंबे समय से चल रही हैं, ठीक है, और कोई नई बात नहीं थी। मुझे हमेशा ऐसा महसूस हुआ कि जब नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से वेलफेयर स्कीम्स के जरिए जुड़ने का अपना नीतिगत निर्णय सामने लाया, तो वो एक नए किस्म के समाजवाद का मॉडल था। उन्होंने ये बात कही नहीं, ना कोई आलोचना की समाजवाद की, लेकिन लोगों तक पहुंचना, गरीब जनता तक पहुंचना, 80 करोड़ लोगों के लिए इंश्योर करना कि उनको जीवन में हर दिन का राशन मिले, ये सब भी तो समाजवादी है। तो उन्होंने अपने मॉडल से एक, कहते हैं ना जिसे हम लोग अंग्रेजी में आउटरीच प्रोग्राम, तो उन्होंने अपने तरीके से उस आउटरीच, लोगों तक पहुंचने के कार्यक्रम को बनाया। और आप सब तरह की आलोचना होती है, उसके लिए कोई फिक्र की बात नहीं है कि साहब डायरेक्ट मनी ट्रांसफर की आलोचना होती है। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर थी कि मोदी का थ्रस्ट था टू रीच आउट, जितनी दूर तक हम जा सकते हैं, टू द लास्ट मैन स्टैंडिंग एज दे से इन इंग्लिश, कि आखिरी व्यक्ति जो कड़ी में जुड़ा है उस तक हम जा सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं। और ये चीज मुझे पिछले कुछ सालों में खास तौर पर बहुत यूनिक नजर आई, जिसने मोदी और बीजेपी को राज्यों में भी मदद की और नेचुरली उनको सेंटर की राजनीति में भी मदद की। तो ये एक नया किस्म का मॉडल था जो मेरे हिसाब से आगे जरूर फॉलो होना चाहिए, और पॉजिटिव तरीके से देखकर सभी इसको फॉलो कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये पेटेंट है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का। ऐसी भी कई क्वालिटीज हैं जो कि ऑपोजिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए। ये तो एक जिक्र हुआ, एक अलग पहलू का जिक्र हुआ। आपने जिक्र किया हिंदू राष्ट्रवाद का, समाजवाद का हमने जिक्र किया, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं में, चाहे हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, चाहे बात की जाए उज्ज्वला योजना की, एक योजना का जिक्र अभिज्ञान जी ने भी किया। आप किस तरह से इसे देखते हैं, और क्या बहुत कुछ ऐसा है जो आज की तारीख में ऑपोजिशन के नेताओं को भी सीखना चाहिए? पीएम मोदी की तरफ से, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से अक्सर चुटीले अंदाज में इस बात का जिक्र किया जाता है कि भाई ऑपोजिशन भी हमसे बहुत कुछ सीख सकता है। देखिए, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि मोदी के मुंह से कभी भी सोशलिज्म शब्द नहीं निकला, और मैंने कहा ना कि आज़ादी के बाद से सन 47 से लेकर के 2014 तक मैं कोई भी पॉलिटिकल, फ्रॉम इंटेलेक्चुअल टू पॉलिटिकल लीडर्स, सारे लोग एक भी चीज आप नहीं बताएंगे ऐसी चीज हो सकती है कि सबने ये मान लिया था कि हिंदुस्तान में अगर कोई भी राजनीतिक दल को सरवाइव करना है तो उसका नैरेटिव पॉलिटिकल जो होना चाहिए वो सोशलिज्म हो, वो सॉफ्ट सोशलिज्म हो, लोहियावादी समाजवाद, आचार्य नरेंद्रवादी समाजवाद, फलाना समाजवाद। लेकिन ये जो पीजेंट्री पार्टियां थी, पहली बार जो बीजेपी अपने मूल विचार से अलग हुई थी, वो था 78-80, जब
दोहरी सदस्यता के सवाल पर बीजेपी को बाहर जाना पड़ा। लेकिन बीजेपी ने कहा हम दोहरी सदस्यता, हम संघ से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। और ये तब हुआ जब जेपी ने कहा था कि अगर, बिल्कुल मीटिंग में कहा था, अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्रोही है, देशद्रोही है, तो मैं सबसे बड़ा देशद्रोही हूँ। ये जेपी का कहा था जब दोनों का मिलन हुआ और तमाम लोग नहीं सर, लेकिन जिस मुद्दे का अभी हम जिक्र कर रहे थे, आपने सोशलिज्म का जिक्र किया। थोड़ा सा कुछ आधा मिनट और लूंगा, थोड़ी सी कमी है वक्त की, जल्दी पूरा कर लीजिए। मैं उस पे आ जाता हूँ जी। देखिए, जब ये अलग हुए, आपको याद होगा, तब उस समय बीजेपी का मंथन हुआ, निकलने के बाद गांधीवादी समाजवाद पर अब हम चलेंगे। याद, विजय राजे सिंधिया जी ने इसका विरोध किया था कि नहीं मुकर सकते, लेकिन उस समय की बीजेपी जो भटकी और अंत में आकर के आडवाणी जी को स्वीकार करना पड़ा कि बिल्कुल हमारा बात सही थी कि इस देश में कोर आइडियोलॉजी को लेकर के आप नहीं जी सकते। सही बात है। ये तो बीजेपी के इतिहास के वो तमाम महत्वपूर्ण लम्हे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है डिबेट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली कि आपने कहा कि सोशलिज्म, सेकुलरिज्म भी मैं इसमें जोड़ देता हूं कि इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ना करते हो, लेकिन सोशलिज्म उनकी योजनाओं में नजर आ रहा है। और ये जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, अभिज्ञान, मुझे लगता है आप भी अग्री करेंगे, ये क्या है? मतलब सेकुलरिज्म ही का तो एक तरह से द्योतक है ये।